गुड मॉर्निंग गाइस। कक्षा 8 विषय सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन थर्ड अध्याय थर्ड हमें संसद क्यों चाहिए पार्ट 2 को आज शुरू करने जा रहे हैं। जो हमने पहले संसद के बारे में कुछ पढ़ा भी था, जिसमें आपको बताया था कि भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्माती संस्था है। इसके 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं और लोकसभा में 545। और देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं और लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। अब देखिए कि संसद की भूमिका जो है वो किस प्रकार है। तो आज़ादी के बाद गठित की गई भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का केंद्र है। यानी कि भारतीय जो जनता है, विश्वास, एक अटूट विश्वास और आस्था का एक प्रतीक है कि संसद में जो कार्य होता है वो ये सिद्धांत हैं। निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी व सहमति, यानी कि उनकी सहमति से ही बड़ी चीज़ें होती है, आधारित शासन हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं। वो जो है ये जनता का प्रतिनिधित्व करती हैं। लोकसभा के लिए उसी तरह चुनाव होते हैं, ध्यान रखना, लोकसभा के लिए उसी तरह चुनाव होते हैं जिस तरह राज्य विधानसभा के चुनाव, जिस राज्य में विधानसभा होती है वहाँ चुनाव होते हैं, उसी तरह लोकसभा के भी चुनाव होते हैं। लोकसभा के लिए हर 5 साल में चुनाव होते हैं। देश को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है, यानी कि देश में जितने भी जो स्टेट हैं उसमें जो निर्वाचन क्षेत्र हैं उनमें वो बांटा जाता है कि यहाँ चुनाव होंगे, यहाँ सांसद खड़े होंगे या कैंडिडेट खड़े होंगे, है ना। तो प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से, ध्यान रखना, यहाँ प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति को संसद में भेजा जाता। जिस निर्वाचन क्षेत्र में जो व्यक्ति खड़े, 2 व्यक्ति होंगे खड़े, एक की जीत और एक की हार होती है, तो जहाँ से वो जीतेगा वो संसद में जाता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं। ठीक है ना, जो चुनाव लड़ते हैं उम्मीदवार वो राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं। जैसे राजनीतिक दल देख लो ना, कांग्रेस, भाजपा, बसपा, ये इस प्रकार बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियाँ, कुछ बड़ी पार्टियाँ होती हैं, कुछ छोटी पार्टियाँ भी होती हैं। चुने जाने के बाद ये उम्मीदवार संसद सदस्य या सांसद कहलाते हैं और इन सांसदों को एमपी कहते हैं। एमपी की फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमपी की फुल फॉर्म क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का आपको पता ही है, संसद कहते हैं, मेंबर यानी सदस्य, पार्लियामेंट के संसद के सदस्य, जिसको एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाते हैं। अब देखिए, अब आगे संसद के चुनाव हो जाने के बाद संसद को निम्नलिखित काम करने पड़ते हैं। संसद के चुनाव हो गए, उसके बाद संसद को कौन कौन से काम करने पड़ते हैं वो काम देखिए कार्य। राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। आप आज देश में देख रहे हैं राष्ट्रीय सरकार कौन सी चल रही है, ये आपको खुद को भी पता है, अखबार में पढ़ते हैं, रोजाना सुनते भी हैं। और आप जब भी प्रधानमंत्री जी का नाम आता है, राष्ट्रपति का नाम आता है, तो आप इस प्रकार उत्सुकतापूर्वक सुनते, उत्सुकतापूर्वक पढ़ते हैं कि आज क्या हो रहा है, आज क्या हो रहा है। तो इस प्रकार राष्ट्रीय सरकार को चुनाव करना संसद का काम है। भारतीय संसद में, अब देखो, भारतीय जो संसद है वो 3 भागों में बटी है। इसके 3 अंग हैं। पहला है राष्ट्रपति, फिर है राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है ना, राष्ट्रपति होता है, उसके बाद 2 सदन होते हैं, उसमें कौन कौन से? राज्यसभा और लोकसभा। पहले भी हमने पढ़ा था पूर्व के पार्ट में। अब देखिए लोकसभा चुनाव के बाद की प्रक्रिया। अब लोकसभा चुनाव हो गए जिसमें प्रधानमंत्री
और इन दूसरे मंत्रियों का चुनाव भी होता है वो। अब लोकसभा चुनाव के बाद की प्रक्रिया कि लोकसभा चुनावों के बाद सांसदों की एक सूची बनाई जाती है। क्या? लोकसभा चुनाव हुए, उसके बाद जो उम्मीदवार जीतते हैं उन्हें सांसद कहते हैं, और फिर सांसदों की सूची बनाई जाती है, एक लिस्ट होती है। इससे पता चलता है कि किस राजनीतिक दल के कितने सांसद हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो कांग्रेस के आ गए, भाजपा के आ गए, बसपा के आ गए। तो इस प्रकार ये पार्टी जो होती है, अलग अलग पार्टियों से कितने राजनीतिक दलों के कितने सांसद आए। ठीक है। अब देखिए दूसरा कि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे निर्वाचित जो चुने गए हैं, निर्वाचित ही नहीं चुने गए सांसदों में बहुमत प्राप्त हो। कोई राजनीतिक दल अगर सरकार बनाना चाहता है तो निर्वाचित सांसदों में बहुमत प्राप्त हो, कि वो बहुमत प्राप्त करे। अब बहुमत प्राप्त करने के लिए लोकसभा में 543 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 2 मनोनीत होते हैं, और 2 जो मनोनीत होते हैं वो एंग्लो इंडियन होते हैं। एंग्लो इंडियन का नाम आपने शायद सुना होगा, एंग्लो और इंडियन, यानी कि पति पत्नी में से कोई भी एक अंग्रेज हो और दूसरा भारतीय हो। 2 मनोनीत होते हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल के पास कम से कम 272 सदस्य होने चाहिए, यानी कि 545 में से कम 272 सदस्य होने चाहिए बहुमत हासिल करने के लिए। अगर वो राजनीतिक दल 272 सदस्य हासिल कर लेता है तो वो अपनी सरकार बना लेता। और इसके आगे तो बहुत सारे हैं, इसके आगे तो असंख्य है, संख्या बढ़ सकती है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। अब देखिए संसद में, अब ध्यान देना यहाँ पे, संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल या गठबंधन मतलब जो पार्टी होती है उसके साथ छोटे दल मिलकर एक सरकार बनाते हैं, उसे गठबंधन कहते हैं। गठबंधन का विरोध करने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं, क्योंकि इसमें पक्ष और विपक्ष 2 होता है। अब जिस राजनीतिक दल ने बहुमत हासिल कर लिया, अब उसके विपक्ष में जो पार्टी होती है, जो छोटे मोटे दल जो होते हैं वो उसका विरोध करते हैं, वो विपक्षी दल कहलाता है। ठीक है। अब देखिए कार्यपालिका। अब कार्यपालिका क्या है? कार्यपालिका का नाम आते ही आपको एक सरकार का नाम आता है कि सरकार क्या है कि कार्यपालिका है ना, एक दूसरे को पूरक। इसका चुनाव करना लोकसभा का मुख्य काम होता है। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है, ध्यान रखना, कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती हैं जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं। संसद द्वारा जो बनाए गए कानून हैं उनको लागू करने के लिए सभी मिलकर काम करते हैं और मिलकर ही वो कानून को पास करते हैं। अब देखिए सरकार शब्द का अर्थ ही कार्यपालिका है। ठीक है। सरकार शब्द का अर्थ ही क्या होता है? कार्यपालिका। अब देखिए आगे प्रधानमंत्री कौन होता है, क्या कार्य करता है, इसके संपर्क में कौन कौन होते हैं? भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है, मेन हेड होता है, ध्यान रखना। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का, यानी कि जिसके हाथ में सत्ता है, जिसने बहुमत हासिल किया है, सत्ताधारी दल का मुखिया होता है।
वे अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करते हैं, वह साथ मिलकर फैसलों को लागू करते हैं। अब इनके साथ प्रधानमंत्री जी के साथ जो मंत्री जो कुछ उम्मीदवार होते हैं, वो उनका भी मंत्रियों का चुनाव होता है, उनको मंत्री बनाया जाता है। फिर मंत्री और मुख्यमंत्री ये सभी मिलकर के फैसलों को लागू करते हैं। जो भी ये फैसला लेते हैं तो देश में लागू करते हैं। ये मंत्री कौन कौन होते हैं? स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, कृषि मंत्री इत्यादि विभिन्न सरकारी कार्यों का जिम्मा संभालते हैं। फिर ये इनको विभाग सौंप भी जाते हैं और फिर ये अलग अलग विभागों को संभालते हैं, अपने विभागों का कार्य करते हैं। अब देखिए राज्यसभा, देखो लोकसभा पढ़ा अस्थायी होती है, राज्यसभा स्थायी होती है, ठीक है ना। अब राज्यसभा में 233 कितने 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत होते हैं कि उनको मनोनीत। अब देखो ये 12 जो होते हैं, जो साहित्य, कला, संस्कृति, शिक्षाविद, और समाज में अच्छे कार्य करने वाले जो लोग होते हैं, उनको उन 12 सदस्यों को हर विभाग से हर तबके के लोगों को राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसके आगे देखिए अब आप कि उन 233 होते हैं, 12 मनोनीत हो गए, तो फिर कितने हो गए? 245 हो गए, ठीक है। अब ये देश के राज्यसभा क्या करती है कि ये देश के राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में काम करती है, राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में काम भी करती है। कोई भी कानून बनाने का प्रस्ताव पेश करती है, कोई भी कानून हो, ठीक है, कोई भी कानून हो, वो कानून बनाने का प्रस्ताव भी पेश करती है, ठीक है। उसके बाद पेश करती है किसी विधेयक। अब देखिए किसी विधेयक को कानून के रूप में राज्यसभा में मंजूरी, किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए ये जरूरी है कि उसे राज्यसभा में की भी मंजूरी मिल चुकी हो, राज्यसभा की भी मंजूरी मिल चुकी। ये मुख्य भूमिका होती है कि किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए ये जरूरी है कि उसे राज्यसभा से भी मंजूरी मिल गई हो। ये मुख्य भूमिका होती है। कौन सी मुख्य भूमिका? कि कोई भी विधेयक हो, वित्त विधेयक हो या धन विधेयक हो, कोई भी विधेयक हो, तो उसको कानून के रूप में पूरे देश में जो कानून बनाया जाता है, उसके बाद उस विधेयक को लागू करने के लिए, कानून के रूप में लागू करने के लिए ये जरूरी कि राज्यसभा से भी उसकी मंजूरी मिले। ये मुख्य भूमिका होती है, ध्यान रखना। लोकसभा द्वारा पारित कानूनों की समीक्षा भी हो, उसके बारे में पता भी करें, और अगर जरूरत हुई तो उसमें संशोधन भी कर सकती है, उसको चेंज भी कर सकती है, थोड़ा बहुत आमूलचूल परिवर्तन भी कर सकती हैं, ठीक है ना। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्यसभा सदस्यों को चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। ये भी ध्यान देना,
ये भी महत्वपूर्ण बात है। अब देखिए आगे कि सरकार को, आगे देखिए, सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना व जानकारी देना, ये भी संसद का कार्य है। ठीक है। अब देखिए संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, प्रश्नकाल होता है। कि संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, प्रश्नकाल होता है। अब देखिए प्रश्नकाल जो है, प्रश्नकाल जो होता है ये एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसमें ये एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसमें सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। इसके जरिए वो क्या करती है, कार्यपालिका को नियंत्रित करती है और सवालों के माध्यम से सरकार को उनकी खामियों के प्रति आगाह करती है, यानी कि उनको बताती है, कमियों के प्रति उनको सावधान करती है। संसद से सवाल पूछना किसी भी सांसद की जिम्मेदारी होती हैं। अब इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों यानी सांसदों के जरिए जनता की राय जानने का मौका मिलता है। अब देखिए विपक्ष। अब विपक्ष जो है, विपक्ष कौन होता है, मैंने पहले ही बताया था आपको कि जो सत्ताधारी या गठबंधन सरकार का जो विरोध करते हैं वो विपक्षी दल होता है। अब विपक्ष का कार्य क्या होता है कि विपक्षी दल क्या करता है कि वे सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं और वे अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन जुटाती हैं। क्या करती है, जन समर्थन जुटाती है। अब देखिए, अब जो सरकार की कमियों को सामने लाती हैं और उसके बाद जो उनकी जो नीतियां हैं उनको लोगों के सामने लाती है और लोगों का समर्थन जुटाती है कि देखो सरकार ने जो कार्य किया उसमें ये कमियां हैं, और वो लोगों की राय भी जानते हैं, लोगों का समर्थन भी प्राप्त करते हैं। तो लोग भी सुनते हैं, देखते हैं हाँ वास्तव में ये चीज़ हुई कि नहीं, ये देखते हैं उसमें। कानून बनाना संसद का महत्वपूर्ण काम है। सबसे बड़ी बात है कि कानून को बनाना संसद का महत्वपूर्ण काम है। अब देखिए संसद में कौन लोग होते हैं, संसद में कौन लोग होते हैं ये भी देखना है अपने को। कि संसद में अब ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग भी बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ रहे हैं। संसद में विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और ग्रामीण पृष्ठभूमि, सबसे बड़ी बात है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले सांसदों की संख्या पहले से ज़्यादा है। और उसके बाद बहुत सारे क्षेत्रीय दलों के सदस्य भी बढ़ गए। क्षेत्रीय दल हो जाए, छोटे छोटे जो दल होते हैं उन्हें क्षेत्रीय दल कहा जाता है। और जिन समूह तबकों का अब तक संसद में कोई प्रतिनिधित्व नहीं था वे अब चुनाव जीतकर आने लगे। और उसके बाद जो कई प्रकार के विभिन्न समूह जो होते हैं, विभिन्न समूहों व तबकों यानी कि वर्गों के का अब तक कोई भी संसद प्रतिनिधित्व नहीं रहा, उनके भी लोग चुनाव जीत के आ रहे हैं। उसके बाद देखिए दलित और पिछड़े वर्गों की राजनीति हिस्सेदारी भी बढ़ गई है। दलित इन SC/ST मान सकते हैं अपन, और पिछड़े वर्ग OBC वर्ग की राजनीतिक हिस्सेदारी भी बढ़ गई है। अभी भी कुछ सालों में संसद में कुछ सीटें अनुसूचित जातियों यानी कि SC यानी कि शेड्यूल
कास्ट और अनुसूचित जनजातियों यानी कि एसटी शेड्यूल ट्रेड कास्ट है ना के लिए आरक्षित की गई है, उनको भी कुछ इस प्रकार आरक्षित किया गया। अब आरक्षित का मतलब ये नहीं है कि इसमें आप गलत प्रकार की सोच नहीं रखें। इसका मतलब ये है कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि इन चुनाव क्षेत्रों में केवल दलितों और आदिवासी उम्मीदवारी जीते, ऐसा नहीं है, ये ध्यान देना। इसमें यह होता है कि संसद में उनकी भी उचित हिस्सेदारी हो। उनसे उम्मीद की जाती है कि वे लोग भी क्या करें कि उनकी ज़िंदगी से जुड़े मुद्दों को ज़्यादा अच्छी तरह से संसद में उठा सके। ऐसा इसलिए किया गया कि ये लोग दलित और आदिवासियों की ज़िंदगी से जुड़े मुद्दे कि वो किस प्रकार रह रहे हैं, किस प्रकार अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, कि उनके पास सुविधा है या नहीं, क्योंकि काफ़ी लोगों को पता ही नहीं रहता है। और जो ही कुछ चीज़ें दी जाती है तो उनको ये लगता है कि उन्हीं को सारी ये सुविधाएं मिलेगी। नहीं, ये नहीं, उनकी जीवन से जुड़े, उनकी ज़िंदगी से जुड़े मुद्दे भी संसद में उठाए कि देश की संसद को पता तो चले कि वहाँ किस प्रकार वो अपने जीविकोपार्जन चला रहे हैं, किस प्रकार अपना उनका जीवन चल रहा है, क्या उनके जीवन में घटनाएं घटित हो रही हैं, ये मुद्दे उठाते हैं। महिलाओं के लिए भी सीटों का आरक्षण सुझाव पेश किया गया। अब देख, इस प्रकार हाल ही में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का भी सुझाव पेश किया गया है। इस सवाल पर अभी भी बहस चल रही है, बहस जारी है, अभी भी बहस जारी है कि 60 साल पहले संसद में केवल 60 साल पहले, ध्यान रखना, 60 साल पहले संसद में 4% महिला थी। अब इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा भी बढ़ गई है, अभी नहीं, आज भी उनकी संख्या 11% से ज़्यादा, 11% से जरा भी ऊपर ही पहुँची, जरा सी ऊपर पहुँची है, जरा सी, इतनी ज़्यादा भी नहीं बढ़ी है। तो इस प्रकार कई अनसुलझे सवाल अपने हैं कि हमारे देश में ऐसे कई मुश्किल और अनसुलझे सवालों से लोग जूझ रहे हैं। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था वाकई प्रतिनिधित्व है या नहीं, हम ऐसे सवालों को पूछते रहते हैं, उनके जवाब ढूंढते रहते हैं। वो लोकतांत्रिक शासन की व्यवस्था, ताकत और भारत के लोगों की आस्था को झलकाती हैं। तो इस प्रकार ये संसद की भूमिका रही। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपको अच्छी तरह से वीडियो सुनना है, समझना है और प्रश्नों के उत्तर सही ढंग से देने हैं। और ये आपके सामने प्रश्न रहे, इन प्रश्नों का अच्छी तरह से उत्तर देना है। थैंक यू।